आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि भाई बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। XYZ कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर एंड ऑल सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम स्ट्रॉन्गर अल्कोहल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि भाई बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो आज मैं आपके लिए इस लेक्चर में एक साथ लेकर आई हूँ सारे न्यूमेरिकल, सारे इक्वेशंस जो कि सारे फार्मा से एग्जाम जैसे कि जीपैट, नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, इन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं एक साथ एक ही लेक्चर में लेकर आ गई हूं। तो ये लेक्चर बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम वो सारे इक्वेशंस, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात कर रही हूँ जीपैट, नाइपर, आरआरबी, फार्मासिस्ट या XYZ कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर एंड ऑल सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी इक्वेशंस आते हैं वो सारे इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और ये आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज अल्कोहल डाइल्यूशन से। अल्कोहल डाइल्यूशन, वर्ड अल्कोहल डाइल्यूशन, इस चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि अल्कोहल का डाइल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन आपसे एक टाइप का ऐसा पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 95% अल्कोहल का एक कंटेनर है और आपके पास 45% अल्कोहल का दूसरा कंटेनर है, और वो जो 45% का है उसका मान लो 300 ml है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 95% वाला जो बॉटल है उससे में से आप कितना वॉल्यूम लोगे ताकि आपका 45% 300 ml बने। हो सकता है आपको अभी ये चीज थोड़ी क्लियर ना हो, लेकिन विद इन 2 मिनट्स आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे समझिए, पहले हमारा फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए अल्कोहल डाइल्यूशन का, कि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल रिक्वायर्ड, कि हमारा एक देखो दो अल्कोहल डाइल्यूशन में 2% गिवन होंगे और 2% गिवन होंगे, एक स्ट्रॉन्गर होगा और एक वीकर होगा, और इसी तरीके से वॉल्यूम गिवन होगा, एक स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का वॉल्यूम होगा और एक वीकर अल्कोहल का वॉल्यूम होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल रिक्वायर्ड, जो वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्गर अल्कोहल पता करना है, इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इनटू कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 50% अल्कोहल। मतलब आपसे बोला गया है कि 95% अल्कोहल की एक बॉटल है आपके पास। सीधा सा सरल सा लैंग्वेज में बोला गया कि एक 95% अल्कोहल की बॉटल है और इस बॉटल से कितना वॉल्यूम हम निकालें ताकि हम 50% 400 ml अल्कोहल बना सके, ये पूछा गया। ये अगर देखोगे 95% तो ये स्ट्रॉन्गर अल्कोहल है, स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का परसेंटेज है, स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का वॉल्यूम है, और इसके बाद जो रिक्वायर्ड ये बनाना है हमें, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, ये रिक्वायर्ड
परसेंटेज, और ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए वापस रिपीट करती हूँ कि आपको क्या करना क्या है। आपके पास 95% अल्कोहल का एक बॉटल है, आपके पास 95% अल्कोहल का बॉटल है। पूछा गया है कि इनमें इस 95% अल्कोहल के बॉटल से कितना वॉल्यूम हम निकालें ताकि हमारा 50% 400 ml अल्कोहल फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने स्ट्रॉन्गर रिक्वायर्ड वाली चीज को अलग कर दी। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू क्या है, परसेंटेज रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल। ठीक है, तो अब परसेंटेज रिक्वायर्ड कितनी है, 50% है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी है, 400 है, परसेंटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल कितना है, 95% है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 210.52। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल ना ले जाके, जैसे मैंने समझाया कि भाई किसी के पास 95% अल्कोहल की बोतल है, उसमें से कितना वॉल्यूम निकालेंगे ताकि 50% 400 ml अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से सोचोगे तो ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है ताकि आपको एग्जांपल थोड़ी ज्यादा क्लियर हो, आपसे पूछा गया है कि आपके पास 95% अल्कोहल की बोतल है और इस बारी आपको 500 ml 40% अल्कोहल बनाना है। मतलब मेरा जो बॉटल है वो 95% का है, इसमें से कितना वॉल्यूम निकालूं ताकि मेरा 40% 500 ml अल्कोहल बन जाए। तो ये हो गया, ये परसेंटेज रिक्वायर्ड हो गया, ये वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो गया। अच्छा, ये हमारा स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का परसेंटेज हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल इक्वल्स टू परसेंटेज रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय हमारा स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का परसेंटेज। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अल्कोहल डिल्यूशन वाले सॉल्व करने हैं। अल्कोहल डिल्यूशन आई गेस सभी बच्चों को क्लियर हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, अब देखो, अब आपसे एलिगेशन मेथड का मतलब है कि अब आपसे बोला गया है कि आपके पास अल्कोहल का 3-4 बॉटल्स है। एक बॉटल जो है 60% अल्कोहल है, एक में 40% अल्कोहल है, एक में 50% अल्कोहल है, और आपको 45% अल्कोहल इन सबको मिक्स करके बनाना है। क्या बोला गया है, आपके पास 60%, 50%, 40%, 30%, 4 बॉटल्स हैं आपके पास अल्कोहल की, और ये चारों बॉटल्स अलग अलग परसेंटेज की हैं। अब आपको इन सबको मिक्स करके 45% बनाना है, तो आपको सोचना है कि किसमें से कितना कितना वॉल्यूम या कितने कितने पार्ट्स निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर इस क्वेश्चन को देखूं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, जो हमें बनाना है, वो बीच में लिखते हैं, दैट इज 45%, इसको हम बीच में लिखते हैं। इसके बाद आता है जो हायर स्ट्रेंथ है, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। 45 से बड़ा कौन कौन है, 60 है और 50 है। 45 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 30 और 40 है। तो जो बड़ा वाला है उसको लेफ्ट साइड लिखा, जो छोटा वाला है उसको राइट साइड लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, 45 में से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 दैट इज 15 पार्ट्स। अब 15 पार्ट्स किसका है, ऑपोजिट साइड देखो, 60% अल्कोहल का। इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे, 45 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 5 पार्ट। अभी 5 पार्ट किसका है, ऑपोजिट जाके देखो, दैट इज 50% का। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी साइड का भी देखते हैं। ये है 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 इज 15 पार्ट्स। अभी 15 पार्ट्स किसका है,
ऑपोजिट जाके देखेंगे, ये जो 15 पार्ट्स है 60 माइनस 45, ऑपोजिट साइड देखा 30% का, मतलब कि हम मल्टीप्लाई इधर का सम माइनस ये सब्सट्रैक्ट तो इधर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है ये दूसरी साइड का होता है। तो आपको इधर मिल गया है कि हमारा 15 पार्ट्स आपको 60% अल्कोहल का लेना है, 5 पार्ट्स आपको 50% अल्कोहल का लेना है, 5 पार्ट्स आपको 40% अल्कोहल का लेना है, और इसी तरीके से आप इन सब को मिक्स करोगे तो आपके पास 45% अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये है एलिगेशन मेथड, जिसमें आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस को मिक्स अप करते हो ताकि आप एक रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन को बना सको। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपके पास ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रेंज के बॉटल्स है आपके पास अल्कोहल के, तो आप कैसे मिक्स करोगे ताकि आपके पास 45%, 50%, मतलब जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसका अल्कोहल मिल जाए। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपसे बोल रहा है कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होती है, सबसे पहले ये सुनो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं और कब लगाते हैं इस फॉर्मूला। आइसोटोनिसिटी, आपको पता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास आरबीसी है, इस सोल्यूशन में हमारे पास आरबीसी है, ठीक है। इस आरबीसी का क्या रोल है, ये आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम इसमें सॉल्वेंट देखें तो इस सॉल्वेंट में ऐसा कॉन्सेंट्रेशन दिया है जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे सल्यूट भर के है, सल्यूट भर के है, यहाँ पे सल्यूट एकदम भर के प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो आरबीसी का वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, आरबीसी का वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर बाहर की तरफ मूव करेगा तो आरबीसी हो जाएगी श्रिंक, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो सॉल्वेंट है, दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आरबीसी श्रिंक कर गई है, आरबीसी से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर गया है। अगर वही दूसरी तरफ देखें कि हमारे पास एक और बीकर है और ये है हमारी आरबीसी और ये है हमारा, ठीक है। अब इस जो हमारा सॉल्वेंट है ये लो कॉन्सेंट्रेशन का है, सल्यूट जो है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, पानी ज्यादा बाहर प्रेजेंट है, तो पानी जो है वो आरबीसी के अंदर चला जाएगा, तो आरबीसी क्या है वो फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन का होता है और आरबीसी पे इफेक्ट आता है कि आरबीसी स्वेल हो जा रही है, इस टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये दो कैटेगरी हो गई, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा कैटेगरी क्या होता है कि अगर इस टाइप के सॉल्वेंट में हमने डाला, आरबीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल है, उस केस में हमारे आरबीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहां आरबीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काफी बार क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि आइसोटोनिसिटी को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, ये भी समझ गए। अब देखो, बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमारा पहला मेथड है जिसमें हम आइसोटोनिसिटी को पता करते हैं। आपसे इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 0.52 माइनस 8 डिवाइडेड बाय डी। इसमें 0.52, चलो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है और ब्लड प्लाज्मा, इसको हमने रख दिया, ठीक है। माइनस ए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉलिड। अभी समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉलिड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस क्या होता है। तो ये अनएडजस्टेड सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये एडजस्टेड सॉलिड का, एडजस्टिंग सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट है। क्वेश्चन से समझ आएगा आपको और अच्छे से कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय दिस। अब देखोगे इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन में, तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है टू मेक 1% एसिडिक सोल्यूशन आइसोटोनिक। तो अगर आप देखोगे
तो हमारा नीचे ना यूजुअली जो फाइंड आउट करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बी जो हमें फाइंड आउट करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फॉर्मूला हमें याद है ना, 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, राइट। अगर हम देखें तो हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम NaCl इक्वल्स टू, हमने बोला था 0.52 NaCl का जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मतलब ये जो फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन है वो B है। तो B का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? B का फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है 0.576 माइनस A जो है हमारे A जो है ये बोरिक एसिड का होगा, बोरिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, गिवन भी है 0.288, तो इसको फाइंड आउट करोगे तो 0.402 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारा करंट आंसर आ जाएगा। तो आपको दोनों चीज ही गिवन रहती है, बस आपको फाइंड आउट करना है कि A कौन सा है और इनमें से B कौन सा है। A और B पता कर लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर हम आगे देखें सेम ही टाइप का क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला को याद कर लो कि हमारा फॉर्मूला था 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो पहले ए को पता करेंगे फिर बी को पता करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, चलो भाई हमारा यहाँ पे बी तो NaCl ही है, जो भी फाइंड आउट करना है वो हमारा बी हो जाता है। और आपको बनाना है 1.5% कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, तो कोकेन हाइड्रोक्लोराइड 1.5% कोकेन हाइड्रोक्लोराइड यहां हो जाए। आपको 1% कोकेन की वैल्यू इतनी गिवन है, कितनी 0.09% गिवन है, लेकिन हमें 1.5 पता करना है, 1.5% कोकेन की वैल्यू पता करनी है। तो उस केस में हम लिखेंगे 0.09 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.5 कोकेन। और 1.5 कोकेन जो है हमारा A है, B जो है दैट इज NaCl, B हमारा NaCl है, ठीक है। तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला में रख रहे हैं 0.52 माइनस हमने कोकेन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 0.135 डिवाइडेड बाई NaCl 0.576, तो इसको फाइंड आउट करोगे करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.668 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और टफ लेवल पे गए हैं, आपसे बोला गया है फाइंड परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, कितना NaCl का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। तो मतलब ये वाली चीज तो हमारी B बन के अभी भी आ गई है, NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट अभी भी हमारे पास एज अ B प्रेजेंट है। To make 50 ml of isotonic solution containing 0.5% ephedrine और 0.5% chlorine butol, तो दोनों को मिलाया गया है। तो ठीक है, हमारा जो A आएगा इन दोनों का मिक्सचर आएगा, तो हमारे पास 1% एफिड्रीन का फ्रीजिंग पॉइंट फॉर श्योर गिवन होगा, और वो गिवन है यहाँ पे 0.165। हमें पता करना है 0.5% एफिड्रीन का 0.5 इंटू 0.165 that is equal to 0.0825, तो ये हमारा 1%। सिमिलरली हमें 0.5% क्लोरम ब्यूटॉल का पता करना है, तो हमारा 1% क्लोरम ब्यूटॉल 0.138 होता है, 0.5% क्लोरम ब्यूटॉल कितना होगा 0.5 इंटू 0.138 दैट इज इक्वल टू हमारा 0.069। अब बोला गया है इन दोनों को मिक्स किया गया है तो हमारा A आएगा, तो इन दोनों को कर दो ऐड, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा ये वैल्यू आ गई। अब हम A मिल गया, B मिल गया, फॉर्मूला में पुट करो आंसर पा लो, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का एक तरीका हो गया, मतलब आइसोटोनिसिटी पता करने का। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आपको पता करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है,
कितना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, आपको ये पता करना है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। तो उस केस में क्या करोगे, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 0.03 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी होता है। अच्छा, इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, ये मोलैरिटी है, ये सॉरी मॉलिक्यूलर वेट है, आई एम सो सॉरी, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखोगे, समझ आ जाएगा इसका एग्जैक्ट मतलब। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब हमारा फॉर्मूला था 0.03 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस। NaCl पता है हमें कि Na प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाता है, तो एक आयन हमारा हो गया Na प्लस और दूसरा आयन हो गया हमारा Cl माइनस। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। मॉलिक्यूलर वेट क्या है NaCl का, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58.5, 0.03 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, जरा अच्छे से बताओ मुझे। इसका आंसर है हमारे पास दैट इज 3.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, हो सकता है टेम्परेचर मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आप काफी बार एग्जाम्स में देखते होंगे, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर को मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन होगी और आपसे बोला गया होगा कि डिग्री सेल्सियस में बता करो। फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल कि 40 फ़ारेनहाइट या 120 फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है और आपको कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में। अब इसमें क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला क्या है, 9 इंटू डिग्री सेल्सियस, 9 इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हम देखें फ़ारेनहाइट 120 है, तो 9 इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट 120 माइनस 160। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 420 आ जाएगा, ये 449 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस कितनी आ जाएगी, 440 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 48.9 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूला से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों ही साइड से ये वैलिड होता है। अगले टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसमें आपको डेंसिटी से रिलेटेड, तो हर बच्चे को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, अगर आपको वेट गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, तो डिवाइड कर दोगे, डेंसिटी आ जाएगी। अगर आपको डेंसिटी गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे, वेट आ जाएगी। इस तरीके से हम डेंसिटी से चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन तब भी मैं आप लेकर आई हूं कि आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। आपको पता क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। अच्छा जी, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास गिवन है हमारा 2 kg दैट इज इक्वल टू 2000 ग्राम और डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम। तो इन सबको डिवाइड करोगे, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम चीजों को बात किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल डाइल्यूशन, एलिगेशन, डेंसिटी वगैरह वगैरह चीजें हमने बात कर ली है, जिस इजी न्यूमेरिकल्स हैं जिनको एक बारी बस आपको देख जाना था ताकि एग्जाम में ये चीज गलत ना हो पाए। अब हम बात करेंगे पोसोलॉजी, क्योंकि पोसोलॉजी से भी ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर हम पोसोलॉजी का शुरू करते हैं सबसे पहले यंग्स फॉर्मूला से। सबसे पहले याद रखना, यंग्स फॉर्मूला जो है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए लगता है जो 12 साल से कम एज के हैं।
अब हम क्या करते हैं पोसोलॉजी में, हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें किसी इंसान को कितना डोज देना है। तो अगर हमें किसी बच्चे को 12 साल से कम बच्चे को डोज देना है, कोई दवाई का डोज देना है, तो उसके लिए हमें कितना क्या क्या फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला होगा चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज ऑफ चाइल्ड, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, चीजें ज्यादा बेटर समझ आ जाएंगी। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अ 4-year old चाइल्ड, बच्चा 4 साल का है, मतलब कि 12 साल से कम का है। हम यहाँ पे यंग्स फॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल है। तो आपको बोला गया है 4 साल से कम का बच्चा है, स्टैंडर्ड एडल्ट डोज हमारा 500 mg है, तो इस बच्चे को हम कितना mg दें। मतलब हम यूजुअली एडल्ट को 500 mg किसी दवाई का दे देते हैं, लेकिन ये बच्चा 4 साल का है, तो हम उस केस में कितना डोज दें। फॉर्मूला है चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। अब एज इन ईयर्स कितना गिवन है, 4 ईयर्स गिवन है, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज हमें 500 mg गिवन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 500 mg, आंसर आ जाएगा आपका 125 mg, 125 mg। तो इस तरीके से हमारा यंग्स फॉर्मूला निकल के आ गया। दूसरा इसी तरीके से फॉर्मूला आता है पोसोलॉजी में, दैट इज नोन एज डिलिंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई इंसान 20 साल का है, 20 इयर्स, तो दिल लगाना है 20 साल की उम्र में, इससे याद रख लेना। एक लाइन है मेरा, दिल लगाना है 20 साल की उम्र में, तो आपको याद रहना चाहिए डिलिंग्स फॉर्मूला 20 साल के लोगों के लिए लग जाता है। फॉर्मूला क्या है, एडल्ट डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज। चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेटर डोज ऑफ 20 इयर्स ओल्ड। जैसे ही ये 20 इयर्स आना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए दिल तो 20 साल में लगता है, डिलिंग्स फॉर्मूला लगेगा। डिलिंग्स फॉर्मूला क्या था, चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन इयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज जो है आपको 300 mg गिवन है, तो चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन इयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज। एज इन इयर्स 20 गिवन है, डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज 300 mg गिवन है। हमारा आ जाएगा चाइल्ड डोज भी 300 mg ही है, जितना एडल्ट डोज था उतना ही चाइल्ड डोज भी आ जाता है। नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला आता है प्राइज्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला आता है प्राइज्ड फॉर्मूला। प्राइज्ड फॉर्मूला जो है, ये प्राइज्ड फॉर्मूला आपको इन्फेंट्स में लगता है, और इन्फेंट वही होते हैं जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, जो कुछ महीनों के बच्चे होते हैं ना, 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 महीने, इन सब जो बच्चे होते हैं इनको हम कहते हैं इन्फेंट्स। इसका फॉर्मूला है इन्फेंट्स डोज इक्वल्स टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज। एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज। इसका फॉर्मूला देख लो। हमें बोला गया है 8 महीने का बच्चा है, 8 महीने का इन्फेंट है, एडल्ट डोज आपको गिवन है 600 mg। पूछा गया है कि इस 8 महीने के बच्चे को कितना डोज देते, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इन्फेंट डोज इक्वल्स टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज। एज इन मंथ्स कितनी है, एज इन मंथ्स 8 है, डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज कितनी है, 600 है। सॉल्व कर दो इसको, फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा 32 mg। तो देखो कितना सिंपल है, सिर्फ आपको याद होना चाहिए इक्वेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस इक्वेशन से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, तो इतने ही सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखो, अभी तक हमने जो डोजेस फाइंड किए हैं कि भाई इतने साल का है, एज के हिसाब से फाइंड किया था। हो सकता है हमें कभी जरूरत पड़े डोज फाइंड आउट करने के लिए बेस्ड ऑन बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप डोज को पता कर रहे होते हो, तो उसको हम कहते हैं क्लर्क्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर पाउंड में गिवन है, अगर आपको पाउंड में गिवन है, किसी भी व्यक्ति का आपको वेट पाउंड्स में गिवन हो सकता है या फिर केजी में गिवन हो सकता है, पाउंड्स में गिवन हो सकता है या फिर केजी में गिवन हो सकता है। अगर पाउंड्स में गिवन है तो आपको चाइल्ड डोज कैसे पता करना है कि बच्चे का जो वेट है पाउंड्स में कितना है, डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, ये अगर पाउंड में गिवन है।
अगर आपको केजी में गिवन है तो उस केस में क्या करोगे, वेट कितना है बच्चे का केजी में डिवाइडेड बाय 70 इनटू एडल्ट डोज। तो ये दो फॉर्मूला है, अगर पाउंड में वेट गिवन है तो चाइल्ड डोज कैसे फाइंड करेंगे, और केजी में गिवन है तो चाइल्ड डोज कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि भाई कोई चाइल्ड है उसका वेट जो है वो 50 पाउंड्स है, कोई चाइल्ड है उसका वेट है 50 पाउंड्स और एडल्ट डोज जो है वो 250 mg है। तो आपको चाइल्ड डोज पता करना है। चाइल्ड डोज इक्वल्स टू चाइल्ड्स वेट, कितना है चाइल्ड्स वेट, चाइल्ड्स वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज। ये हमें पता है कि ये होता है, ठीक है। अगर हम देखें चाइल्ड का वेट कितना गिवन है 50 पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज 250 गिवन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 83.33 mg। तो अगर पाउंड्स में गिवन है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल केजी में गिवन होता तो हम केजी के हिसाब से फॉर्मूला लगाते कि चाइल्ड डोज इक्वल्स टू चाइल्ड वेट डिवाइडेड बाय 70 kg इनटू एडल्ट डोज। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई होगी आपको। लास्ट पार्ट है पोसोलॉजी का, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको कोई डोज फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, कि किसी भी इंसान का बॉडी सरफेस एरिया दे दिया गया और आपको पता करना है कि भाई इस इंसान को हमें कितना डोज देना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला आता है चाइल्ड डोज इक्वल्स टू चाइल्ड्स बॉडी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया इनटू एडल्ट डोज। सीधी सी बात है, या तो हम बोल देते हैं चाइल्ड डोज इक्वल्स टू चाइल्ड का कितना बॉडी सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाय 1.73। तो ये हमारा एवरेज एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया हो जाता है इनटू एडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूला हम यूजुअली लगा देते हैं। देखो इसको सॉल्व करो। कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड whose body surface area is this। body surface area चाइल्ड का गिवन है, body surface area of child is this, the adult dose of the drug is this। तो आपसे बोला गया है चाइल्ड डोज को पता करना है। जब चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया 0.75 गिवन है, एडल्ट का एवरेज बॉडी सरफेस एरिया 1.73 गिवन है और एडल्ट का डोज जो है वो 500 गिवन है। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको वैल्यूज ही पुट करने हैं और इससे ज्यादा टफर लेवल का क्वेश्चन आपको पोसोलॉजी से कोई कभी नहीं पूछने वाला है। ये आप लिख के ले लो बेटा, तो इसलिए ज्यादा घबराओ नहीं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और वो भी न्यूमेरिकल्स में आपको बता दी हूं। तो आप बताओ इसके अलावा पूछा क्या जाएगा? नहीं पूछा जा सकता है, यही पूछा जाएगा जो पूछा जाएगा। घबराओ नहीं, है हम आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी और टॉपिक अगर आपको लगे कि हाँ जी मैम ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है तो उसको भी बता दीजिए, हम उसको भी क्लियर कर देंगे आप सभी को, ठीक है। अब आते हैं और कौन से टाइप के इक्वेशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फार्मर सब्जेक्ट्स की बात करें अगर, तो हमारे पास एक टाइप का आ जाता है, एक आता है डिफ्यूजन लेयर मॉडल या फिर फिल्म थ्योरी। डिफ्यूजन लेयर मॉडल या फिल्म थ्योरी आपने पढ़ा होगा, ये थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में आता है। क्या क्वेश्चन है? डिफ्यूजन लेयर मॉडल। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती हूँ कि मान लो ये बीकर है, बीकर में ये ड्रग है, ड्रग या किसी सॉल्वेंट में है। तो अब इस किसी सॉल्वेंट में ड्रग जो है, पहले ड्रग का आउटर लेयर जो है वो डिसॉल्व होगा, तो ये आउटर लेयर की थिकनेस को हम स्टैग्नेंट लेयर कह देते थे और ये बाहर वाले को हम बल्क सोल्यूशन कह देते थे। इसी हिसाब से फॉर्मूला बन के आया था हमारा dc/dt इक्वल्स टू DAK, DAC W/O CS minus CV divided by volume and H। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डैनक्विट इक्वेशन से, या फिर हम कह सकते हैं हमारा डिफ्यूजन लेयर मॉडल से कि DA CS minus C VH ये सारे वैल्यूज गिवन है। आपसे पूछा गया dc/dt को पता करो, इतना नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद है, DA भी हमें पता है,
CS माइनस CD भी हमें पता है, वॉल्यूम भी पता है, हाइट भी पता है, सभी कुछ पता है, तो क्या हम इस इक्वेशन को बस पुट डाउन करके dc by dt को फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशंस बस याद होने चाहिए, बाकी चीजें आपको सिर्फ पुट करनी है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा पूछा जा सकता है डैनक्विट्स मॉडल से, सेम वही वाला जो थ्योरी है उसी का दूसरा पार्ट है, दैट इज डैनक्विट्स मॉडल। डैनक्विट्स मॉडल या पेनिट्रेशन और सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, इसका जो इक्वेशन बन के आता है v dc by dt equals to dm by dt equals to a cs minus cd under root गामा d। तो इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज नोवेल्स-व्हिटनी इक्वेशन। नोवेल्स-व्हिटनी इक्वेशन क्या है? नोवेल्स-व्हिटनी इक्वेशन आता है dc by dt equals to k cs minus cb। अब आप पूछोगे मैं cs minus cb बोल रहे हो, ये cs minus cb एग्जैक्टली है क्या? तो c जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैग्नेंट लेयर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैग्नेंट लेयर है, और cb जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बल्क लेयर है, बल्क लेयर। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मान लो कि ड्रग डिसॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। अकॉर्डिंग टू दिस का मतलब सीधी सी बात बोल दिया गया है, नोवेल्स-व्हिटनी इक्वेशन के हिसाब से ड्रग डिसॉल्व हो रहा है, जिसमें K की वैल्यू आपको गिवन है, CS की वैल्यू गिवन है, CB की वैल्यू गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना ड्रग डिसॉल्व हो रहा है, मतलब DC by dt को आपको फाइंड आउट करना है। तो DC by dt क्या हो जाएगी? DC by dt K आपको गिवन है 0.2, आपको CS माइनस CB फाइंड करना है, CS आपको गिवन है 1, CB आपको गिवन है 0.4। अगर आप देखोगे 0.2 इंटू 0.6 क्या आंसर आ जाएगा? 1.2 इसका करेक्ट आंसर आप सभी के स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देखो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस तरीके से, सॉरी 0.012 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको ड्रग का रेट ऑफ डिसोल्यूशन नोवेल्स-व्हिटनी इक्वेशन से इस टाइप का पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स और इक्वेशन दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज हैंडेलसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन। नाम सुना ही होगा, हैंडेलसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन। हैंडेलसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन करता क्या है? हैंडेलसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन पीएच और पीकेए के रिलेशन बता रहा होता है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग का क्या पीएच होना चाहिए या किसी सोल्यूशन का क्या पीएच होना चाहिए, ड्रग का क्या पीकेए होना चाहिए, ताकि वो किसी लेवल पे कितना आयनाइज। सीधी सी बात है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को पता करने के लिए हम हैंडेलसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि वीक एसिड के लिए अलग होता है इक्वेशन, वीक बेसिस के लिए अलग होता है। स्लाइट माइन्यूट डिफरेंस होती है बस इन दोनों में। क्या होती है डिफरेंस? देखो, अगर हम देखें हैंडेलसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन वीक एसिड का होगा pH equals to pKa plus log ionized drug divided by unionized drug। अगर हम वीक एसिड का केस लेते हैं, परसेंटेज ड्रग आयनाइज इक्वल्स टू 10 to the power pH minus pKa divided by 1 plus 10 to the power pH minus pKa into 100। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर वीक बेस। फॉर वीक बेस क्या है? अगर वीक बेस है तो pH equals to pKa प्लस लॉग अनआयनाइज्ड डिवाइडेड बाय आयनाइज्ड। दोनों में डिफरेंस देखोगे बस इतना है कि यहाँ पे आयनाइज्ड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में है और यहाँ पे वीक बेस के केस में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में, आयनाइज्ड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में देखने को मिल रहा है। यही एक डिफरेंस आ सकता है, यही एक डिफरेंस है जो दिख रहा है हमें, और यही चीज हमें याद करके रखनी है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपसे बोला गया है कि आपके पास एक वीक एसिडिक ड्रग है जिसका पीकेए इतना है, परसेंटेज आयनाइज्ड एट पीएच 6.5 पे क्या? तो आपको परसेंटेज आयनाइज्ड का फॉर्मूला अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि परसेंटेज आयनाइज्ड इक्वल्स टू 10 to the power pH minus pKa divided by 1 plus 10 to the power pH minus pKa into 100, right? अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो pH minus pKa कितना होगा? 6.5 minus 4.5 equals to 2 होता है। ठीक है, तो 2 होता है, तो यहाँ पे देखो 10 to the power 6.5 minus 4.5 divided by
1 plus 10 to the power 6.5 minus 4.5 into 100. Next, 10 to the power 2 divided by 10 to the power 2 plus 1 into 100. That is equal to 100 divided by 101 into 100. सॉल्व करोगे 99% जो है आपका आंसर आ जाएगा. तो कितना परसेंटेज आयनाइज हुआ? दैट इज 99%. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दैट इज फ्रॉम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक बात याद रखना, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है. और एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू कितना ड्रग हमारी बॉडी में है डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट है. यही चीज यहाँ पे भी लिखा है, ये ऑपोजिट लिख दिया है. इनफैक्ट ये फॉर्मूला गलत है. कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में है डिवाइडेड बाय कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट है. अगर आप ये देखोगे तो 500 mg डोज गिवन है. डोज गिवन है मतलब बॉडी में इतना प्रेजेंट है 500 mg और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमें 10 गिवन है. डिवाइड कर दोगे 50 लीटर्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा. इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन, इस वाले इक्वेशन से सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरी पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स पार्ट कि भाई इसमें से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के आ जाते हैं. दूसरा जो है सिंपल सा दैट इज क्लियरेंस से. क्लियरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियरेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज क्लियरेंस इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. क्लियरेंस इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. तो अब बताओ मुझे कि एलिमिनेशन रेट और प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन क्या है. अब देखो, अगर आपसे पूछा गया अ ड्रग इज एलिमिनेटेड एट दिस रेट और इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो आपको मैंने बताया क्लियरेंस इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. एलिमिनेशन रेट 40 गिवन है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन 5 गिवन है. 8 लीटर्स पर आवर हमारा क्लियरेंस हो जाएगा. क्लियरेंस सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि कितना अमाउंट, अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है ब्लड का तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितने देर में हमारा पूरा ड्रग इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से क्लियर आउट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, क्लियर खत्म हो जाए, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, उसको हम पता करना क्लियरेंस कह रहे होते हैं. ठीक है, तो चलो ये तो थ्योरी पार्ट थी. अब आते हैं हमारा क्वेश्चन, आप काफी बार देखते होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, है ना. नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, ये सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. जिसका जनरल फॉर्मूला जो होता है dc by dt इक्वल्स टू kc टू द पावर n. अगर हम बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं. अगर 1 बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा k c टू द पावर 0, तो c जो है वो कट जाएगा, तो dc by dt जो है हमारा हो जाएगा k. तो ये हमारा बन के आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला. इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं. इसी को इंटीग्रेट जब कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है C इक्वल्स टू C नॉट माइनस KT. ये हमारा एक और इक्वेशन हमारा जीरो ऑर्डर का ही आता है. और इस इक्वेशन पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपसे मान लो ये C नॉट जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है और C जो है हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो C नॉट जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C जो है हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, जिसे हमें पता करना है. K और T गिवन है तो आपको सिर्फ इक्वेशन में रख देना है कि C इक्वल्स टू C नॉट क्या है 100 माइनस K नॉट क्या है हमारा 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 70. 70 जो है हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगा. तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. आपसे पूछा जा सकता है हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर. हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है इक्वल्स टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 2k होता है। सी नॉट डिवाइडेड बाय 2k, सी नॉट आपको गिवन है 80, सी नॉट आपको 80 गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू k आपको गिवन था, पीछे कितना गिवन था एक बार देख लेते हैं। अच्छा k यहाँ पे गिवन है 4, k आपको गिवन है 4, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 80 divided by 8 that is equals to 10 hours। 10 hours हमारा हाफ लाइफ है। 50% ड्रग एलिमिनेट आउट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टी हाफ कहते हैं या टी 50% कह रहे होते हैं। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल ले लिया था हमने। अब हम आते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई ड्रग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डीसी बाई डीटी, जनरल फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, के इक्वल्स टू सी टू द पावर एन, यहाँ पे एन जो है वो 1 है, तो डीसी बाई डीटी इक्वल्स टू के टू द पावर सी 1। ठीक है, तो इसके बाद आता है dc बाई dt इक्वल्स टू k टू द पावर c। अब ये देखो ये जो है इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो हमारा बन के आएगा c इक्वल्स टू c नॉट e टू द पावर माइनस kt, ये हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। तो इस इक्वेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर गिवन हो और फाइंड आउट, अगर आपको फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो आफ्टर टाइम 5 आवर्स, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, e टू द पावर माइनस 1 भी गिवन है, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। देखो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया है, दैट इज 37 mg पर लीटर। 37 mg पर लीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ गिवन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, 0.693 डिवाइडेड बाय k, k का वैल्यू आपको गिवन है 0.231, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.231 दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछा जा सकता है जो कि हमेशा जीपैट या कोई भी एग्जाम के लिए ना काफी ज्यादा फेवरेट होता है। उस केस में क्या करोगे, आपसे पूछा गया है इफ हाफ लाइफ इंक्रीजेस विद इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। देखो हाफ लाइफ अगर मैंने अभी आपको बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या बताया, सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 के बताया था जीरो ऑर्डर का। क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर का आपको बताया था, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाय k बताया था, ये फर्स्ट ऑर्डर था। इन दोनों केस में अगर आप देखोगे तो आपको सीधी तरीके से दिख रही होगी चीजें कि हमारा जीरो ऑर्डर में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उस पर टी हाफ डिपेंड कर रहा है, whereas फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा कोई टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो टी हाफ बढ़ रहा है, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है टी हाफ बढ़ रहा है, तो ये रिलेशन हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशन से भी चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन या न्यूमेरिकल्स बन के आता है हमारा कंपार्टमेंट मॉडलिंग से। नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन हमारा कंपार्टमेंट मॉडलिंग से निकल के आता है। कंपार्टमेंट मॉडलिंग में आपसे पूछा जाता है कि इंट्रावेनस बोलस है, कोई इंट्रावेनस बोलस है, उस केस में हमारा इक्वेशन आता है dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू माइनस के ई एक्स। इंटीग्रेटेड फॉर्म, क्योंकि ये जो हमारा इंट्रावेनस बोलस है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो सारी इक्वेशंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही होंगे, x इक्वल्स टू x नॉट e टू द पावर माइनस kt। अब देखो हमारा इसका एक एमसीक्यू सॉल्व करके देख लेते हैं, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही एमसीक्यूज हैं जिसमें 500 mg IV बोलस डोज दिया गया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 500 mg है, फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है आफ्टर 5 आवर्स, और ke भी गिवन है, e टू द पावर माइनस 1 भी गिवन है, सभी कुछ गिवन है, इक्वेशन में रखो और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम IV बोलस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो सारी चीजें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली ही होगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा सोचने समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट टाइप आपसे पूछा जा सकता है एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू dx
EV डिवाइडेड बाय मतलब इंट्रावेनस डिवाइडेड इंट्रावैस्कुलर डिवाइडेड बाय DT माइनस DXE डिवाइडेड बाय DT मतलब एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन गिवन है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन गिवन है, आपको नेट रेट चेंज पूछा गया है, बस इसको माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 40 माइनस 25 इक्वल्स टू 15 mg पर आवर। ये हो गया। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि बायोफार्म लास्ट, लेकिन हाँ हम बायोफार्म के एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायोअवेबिलिटी क्या होती है। व्हाट डू वी मीन बाय एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोअवेबिलिटी। रिलेटिव मैं हमेशा बोलती हूँ, रिलेटिव क्या करते हैं, दो एक ही घर के दो बच्चों को कंपेयर करते हैं, इसका बोर्ड का एग्जाम आया था तो इसको इतने नंबर मिले थे, इसको आया था तो इसको इतने नंबर मिले थे। बायोअवेबिलिटी का जो रिलेटिव है वो दो डोसेज फॉर्म को कंपेयर कर रहा होता है। मान लो वो ओरल डोसेज फॉर्म को इंट्रामस्कुलर से कंपेयर करेगा, वो ओरल डोसेज फॉर्म को सबक्यूटेनियस से करेगा, सबक्यूटेनियस को इंट्रामस्कुलर से करेगा, मतलब दो अलग अलग डोसेज फॉर्म को कंपेयर कर रहा होगा, दो अलग अलग डोसेज फॉर्म की बायोअवेबिलिटी को कंपेयर कर रहा होगा। एब्सोल्यूट वाले क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट भाई एक चीज को कंफर्म करिए कि भाई हम किसी भी डोसेज फॉर्म को आईवी से कंपेयर करेंगे। मान लो ओरल को आईवी से कंपेयर किया, सबक्यूटेनियस को आईवी से कंपेयर किया, अगर किसी भी चीज को आईवी से कंपेयर कर रहे हो दैट इज एब्सोल्यूट। जहां पे आप देख रहे हो AUC IV हमेशा नीचे है, AUC IV एरिया अंडर द कर्व IV, और ऊपर हो सकता है ओरल, और ये डोज ओरल IV डोज IV। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन के आता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे MCQ सॉल्व करके देखें तो आपसे क्या बोला गया है कि आपको पता करना है एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी को पता करना है, जबकि आपको इतनी सारी वैल्यूज गिवन है। एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC IV इनटू डोज IV डिवाइडेड बाय डोज ओरल। AUC ओरल 50 गिवन है, AUC IV 100 गिवन है, डोज IV कितनी गिवन है, 100 गिवन है, और डोज ओरल 200 गिवन है। तो देखो हमारा इसको सॉल्व करोगे 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। इसी तरीके से सिंपल से क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व करके हम अच्छे नंबर्स स्कोर करने वाले हैं। रिलेटिव बायोअवेबिलिटी मैंने बोल दिया, दो डोसेज फॉर्म को कंपेयर करना, एक टेस्ट होगा एक स्टैंडर्ड होगा। तो दो डोसेज फॉर्म कुछ भी हो सकता है कि टेस्ट वाला ओरल हो और ये वाला जो है हमारा IM हो, या सबक्यूटेनियस हो, या इनफैक्ट IV हो, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, XYZ कोई भी डोसेज फॉर्म हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, FR। एब्सोल्यूट वाले को सिर्फ F लिखते हैं, रिलेटिव वाले को FR लिखते हैं। FR इक्वल्स टू AUC टेस्ट डिवाइडेड बाय AUC स्टैंडर्ड, AUC टेस्ट डिवाइडेड बाय AUC स्टैंडर्ड इनटू D स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय D टेस्ट। अगर आप देखोगे AUC टेस्ट गिवन है 120, AUC स्टैंडर्ड गिवन है आपको 100, डोज स्टैंडर्ड आपको गिवन है 500 और डोज टेस्ट भी आपको गिवन है 500। सॉल्व करोगे अगर इसको आंसर आ जाएगा 1.2, तो हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर B। करेक्ट आंसर रिलेटिव बायोअवेबिलिटी का ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, फिर आते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे। माइकलिस मेंटन इक्वेशन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में हम अप्लाई कर रहे होते हैं, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। माइनस DC बाई dt इक्वल्स टू V max C डिवाइडेड बाई Km प्लस C। ये हमारा फॉर्मूला होता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का, राइट। अब अगर हम देखेंगे माइनस DC बाई dt, अगर हमसे तीन चार थोड़ा सा वैसा पूछ लेता है कंडीशंस कि अगर मान लो Km जो है बहुत ज्यादा हुआ C के, पहला, दूसरा Km बहुत कम हुआ C के, दूसरा, तीसरा कि भाई Km अगर C के इक्वल हुआ, तो तीनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारा Km बहुत ज्यादा है, Km C से बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ हम Km लिख देंगे, तो उस केस में पहला इक्वेशन जो बन के आता है DC बाई dt इक्वल्स टू
K इक्वल्स टू V max into C डिवाइडेड बाई KM। अगर C बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, dc by dt equals to minus dc by dt for sure, minus dc by dt equals to V max C divided by, इस बारी हम Km को नहीं लिखेंगे क्योंकि Km बहुत छोटा है C से C कैंसिल हो जाएगा, तो minus dc by dt equals to V max हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है जब Km और C जो है इक्वल हुआ, तो अगर Km और C इक्वल है तो V max C डिवाइडेड बाई Km प्लस C इक्वेशन है, दोनों इक्वल है तो लिख दूं मैं V max C इक्वल्स टू C प्लस C, दैट इज V max C डिवाइडेड बाई 2C कैंसिल हो जाएगा, V max डिवाइडेड बाई 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, अब इसको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन को यूज करो और ये आपको वैल्यूज गिवन है, तो हमें पता है माइनस डीसी बाई डी टी इक्वल्स टू वी मैक्स सी डिवाइडेड बाई के एम प्लस सी, राइट। वी मैक्स कितना है, 20 इंटू सी 5 डिवाइडेड बाई के एम जो है 5 प्लस 5, ठीक है, तो 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 जो है 10 mg पर लीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर तक पहुंचने का एक बेहतरीन प्रयास। अब हम आते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, दैट इज कार्ट्स इंडेक्स। तो अब ये छोटे छोटे इक्वेशंस हैं जिससे क्वेश्चन पूछने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि कार्ट्स इंडेक्स हो गया, हॉसनर्स रेशियो हो गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर कार्ट्स इंडेक्स की बात करें जिसको हम बोल देते हैं CI, कार्ट्स इंडेक्स इक्वल्स टू टैप्ड माइनस बल्क डिवाइडेड बाय टैप्ड डेंसिटी, टैप्ड डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप्ड डेंसिटी इज द कार्ट्स इंडेक्स। वही हॉसनर्स रेशियो जो है वो टैप्ड डिवाइडेड बाय बल्क का सिर्फ और सिर्फ रेशियो बन के आ जाता है। अगर हम देखेंगे कार्ट्स इंडेक्स इक्वल्स टू टैप्ड डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इनटू 100, राइट। तो अगर हम देखें बल्क डेंसिटी टैप्ड डेंसिटी, अगर आपसे पूछा गया कि बल्क डेंसिटी इतनी है टैप डेंसिटी इतनी है, तो कार्ट्स इंडेक्स पता करो, सीधी सी बात है। कार्ट्स इंडेक्स का फॉर्मूला है टैप्ड डेंसिटी, टैप डेंसिटी कितनी गिवन है 0.62 माइनस बल्क डेंसिटी 0.5 डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी कितनी है 0.62, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे इनटू 100, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कार्ट्स इंडेक्स निकल के आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.35%। ठीक है, तो कार्ट्स डेंसिटी ये हो जाएगी। और आपको पता है इस रेंज का मतलब है कि फ्लो जो है वो फेयर टू पैसिबल है ना, ये थोड़ी डिटेल आपने इस टॉपिक में भी पढ़ा है। अब आते हैं हॉसनर्स रेशियो। हॉसनर्स रेशियो क्या है? हॉसनर्स रेशियो टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी का रेशियो है, टैप डेंसिटी बल्क डेंसिटी का रेशियो है। अगर आप हॉसनर्स रेशियो की बात करोगे तो ये हमारी बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी का रेशियो बन के आता है। अगर हम इसको देखें तो हॉसनर्स रेशियो इक्वल्स टू टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी आपको 0.5 गिवन है डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी 0.4 गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हॉसनर्स रेशियो को अगर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे एंगल ऑफ रिपोज पे पूछ सकता है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज आप सभी को पता है कि हमारा एंगल ऑफ रिपोज जो है वो किस चीज पे, ये कोण है, कोण का हमारा एंगल जो है मान लो थीटा है, ये हाइट है, ये रेडियस है, तो tan थीटा इक्वल्स टू h/r जो है हमारा फॉर्मूला निकल के बन के आता है। तो हाइट ऑफ पाउडर कोन जो h है अगर 4 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस ये जो r है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो एंगल ऑफ रिपोज पूछा गया है, तो tan 30 इक्वल्स टू हाइट 4 डिवाइडेड बाय 8। अगर इसको सॉल्व करोगे फिर tan 0.5 की भी वैल्यू गिवन है, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कि ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से सॉल्व कर जाना कुछ ऐसा बहुत मुसीबत की बात नहीं है। कुछ ऐसे इक्वेशंस जो हो सकता है कभी पूछे जाए, उसके लिए भी मैं आपको एक बारी प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ कि हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट ऑर्डर माइक्रोबियल डेथ को बता दो। अब जब भी फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर बता दिया गया। जब भी फर्स्ट ऑर्डर आ जाए तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को याद रख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, dc by dt इक्वल्स टू माइनस के सी टू द पावर 1। इसको और इंटीग्रेट किया था हमने, और इंटीग्रेट किया तो क्या बना था, c इक्वल्स टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस टी। और इंटीग्रेट किया था हमने कि भाई लॉग वॉग लगा दे, तो अगर हम लॉग लगा देते हैं तो लॉग सी इक्वल्स टू लॉग सी नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 0.303। तो ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड है। जब भी फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा हमें ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो अगर माइक्रोबियल डेथ भी बोल दिया तो यही हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, log n इक्वल्स टू log n नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ये हमारा फाइनल माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स होगा। ये हमारा इनिशियल माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 ये हो जाएगा। अब आपसे डी वैल्यू एफ वैल्यू ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डी वैल्यू को फाइंड आउट करो। अगर के गिवन है, अगर ये गिवन है, वो गिवन है, आपको उस हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो डी वैल्यू जो है हमारा इस केस में डी वैल्यू इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के। सिमिलरली अगर आपसे कभी एफ वैल्यू पूछा गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, d इंटू लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जहां पे आपको एफ वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, फिर भी आप एक बार देख जरूर जाओ क्योंकि थोड़े से हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसकी वजह से मैंने रख लिया। ठीक है, तो ये पूरे ही सिलेबस का जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे थे वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे लाके एक बारी में एक ही लेक्चर में पढ़ा दी हूँ। तो ये पूरा लेक्चर बड़े ध्यान से करना, सारे इक्वेशन सॉल्व करना, सब कुछ समझना, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होने की जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो वो मुझे बताओ, मैं आगे उसी हिसाब से वीडियो को और भी ज्यादा मॉडिफाई करूंगी, या फिर आपको कौन से टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मैं उस पर वीडियो बना लूंगी। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो है मैं अपलोड करती रहूंगी। पढ़ते रहो अच्छे से, डाउट आते रहे पूछते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।